हाय एवरीवन। आज हमारे साथ एडवोकेट वरुण हंस जी है। आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि जब कोई चेक बाउंस हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं हम वरुण हंस जी से कि क्या करना चाहिए। सर, जब कोई चेक बाउंस हो जाए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका क्या प्रोसीजर है, वो आप बताइए। देखिए, चेक बाउंस जो है वो लॉ जो आता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एनआई एक्ट ऑल्सो उसको बोल देते हैं, 1872। तो उसके ऊपर न्यूमरस जजमेंट्स हैं। अराउंड 150 और 148 150 सेक्शंस तक उसका लॉ चल जाता है। उसमें स्टार्टिंग में डेफिनेशंस हैं जो कि डिफाइन करता है व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक प्रोमिसरी नोट भी आता है, जैसे लोन डॉक्यूमेंट होता है, हुंडी होती है। तो चेक भी जो होता है वो भी लॉ ने बोला है कि इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सपोजली दो बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने कुछ सामान का लेन देन किया है। तो वो जब सामान का लेन देन करते हैं तो पार्टी ने बोला कि आज मैं आपके ऑफिस आया हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इतना कैश तो अलाउड भी नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में किसी को देना। तो पार्टी क्या करेगी? तो बोले कि ठीक है, मैं आपको ऑर्डर लिखवा रहा हूँ अपना, आप इतना सामान मेरे यहाँ भिजवा दीजिए और मैं आपको एक चेक भिजवा दूंगा जो आपका टैक्स इनवॉइस आप रेज करेंगे। तो अब जैसे कि ए एंड बी है, तो ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है या उसका शोरूम है, और बी जो है वो बायर है। तो बी ने ए को चेक दे दिया, ठीक है, अपने बैंक का या अपनी कंपनी का। अब जो चेक होगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन प्रोप्राइटर होता है उस कंपनी का, ठीक है। पर्सनल कैपेसिटी में सेविंग्स अकाउंट का चेक होता है, और ये ऐसे लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके भी चेक्स होते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, लॉ तो ये बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अ चेक इज एज गुड एज कैश पेमेंट। मैंने आज आपने मेरे को आज क्या मैंने आज आपको चेक दिया है, तो दैट मीन्स कि मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में उतना पैसा पड़ा हुआ है, और मैंने आज आपसे कुछ लिया है या कोई सर्विसेज ली है आपकी या सामान लिया है, और मैं उसकी पेमेंट आपको कर रहा हूँ। बट काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, चेक को मिसयूज कर देते हैं, या उस पर फ्यूचर की डेट पीडीसी लगा के, और उसमें क्या कहते हैं पेमेंट बोलते हैं ठीक है आप इस दिन अपना चेक एंड कैश करा लीजिए, या आप कल ही अपना चेक एंड कैश करा लीजिए, आज मेरे को अपना मेरा सामान दे दो। उस तरह वो चेक दे देते हैं। नाउ तब लॉ कब फोर्स में आता है कि जैसे ही एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को चेक दिया और उसने अपने बैंक में रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर किन रीजंस की वजह से होता है? डिसऑनर के न्यूमरस रीजंस हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 जो होता है इंस्ट्रक्शंस, बैंक को इंस्ट्रक्शंस थी कि ये चेक बाउंस कर दिया जाए। नंबर 2 इनसफिशिएंट फंड्स। ये सबसे दो मेजर कॉजेज होते हैं कि बैंक में इतना पैसा ही नहीं था जितने का चेक, जिस अमाउंट का चेक एक पार्टी ने एक पार्टी को दे दिया। अब जिस पार्टी का चेक बाउंस हुआ है वो क्या करे? यहाँ से हमारा लॉ शुरू होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब चेक बाउंस हुआ है तो उस पार्टी को लॉयर के पास ही जाना पड़ेगा। वो खुद नोटिस नहीं दे सकती है कि आपका दूसरी पार्टी को कि आपका चेक बाउंस हो गया, आप मेरी पेमेंट दे दो। कोई लेटर या व्हाट्सएप मैसेज या नोटिस या फोन कॉल, ये सब वो पार्टी नहीं कर सकती है। आप उसी टाइम जैसे ही किसी पार्टी का चेक बाउंस हुआ, उसी टाइम लॉयर का रोल स्टार्ट हो जाता है। और लॉयर का रोल क्या होता है? उसको सेक्शन 138 में लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये हमारे को याद करने की है, 30, 15 और 30। किसी भी एक्स अमाउंट का चेक है, मान के चलिए कि हमारा 10 लाख रुपए का चेक है, या मान कोई भी एक्स अमाउंट का हम 10 लाख रुपए का चेक लेकर चलते हैं। जैसे ही चेक बाउंस हुआ, लॉयर का रोल स्टार्ट हो गया। पार्टी लॉयर के पास गई, हमारे पास आई, पार्टी ने बोला ये मेरा चेक है, ये बैंक मीमो है। बैंक मीमो मिलेगा, बैंक भी एक लेटर इंटीमेट करेगा हमारे को कि हमारा चेक बाउंस हो गया। तो बैंक ने जैसे ही हमारे को मीमो दिया कि हमारा चेक बाउंस हो गया, हमने बोला ठीक है, ये चेक था, ये मीमो था, ये आपका बिल था। तो जैसे ही वो बिल चेक करेंगे, तो बिल चेक करते ही हमने लाइबिलिटी बना ली कि ये हाँ जी, ये 10 लाख रुपए तो आपने इनसे लेने ही थे, और इसने इंटेंशनली चेक बाउंस करवा दिया। और हम क्या करेंगे? 30 डेज ऑफ द बाउंसिंग ऑफ द चेक, विद इन 30 डेज, मान के चलो 1 जनवरी को चेक बाउंस हुआ है, तो 30 जैन तक ही टाइम है हमारे पास।
किसके पास, लॉयर और उसकी पार्टी के पार्टी के पास, पास। कि उसने लीगल नोटिस देना है विद इन 30 डेज ओके। दूसरी पार्टी को कि ये चेक आपका बाउंस हो गया है और आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। और पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट कैन गो अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और डबल द अमाउंट ऑफ द चेक। ओके, एंड इसमें हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें कि उसको आके बेल भी करानी पड़ेगी, पार्टी को आके बेल भी करानी पड़ेगी, नॉन बेलेबल वारंट भी हो सकते हैं अगर वो अपेयर ना हो कोर्ट में, और इनफैक्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगौड़ा भी घोषित हो सकता है कोर्ट से, भगौड़ा ऑल्सो डिक्लेरेशन कैन ऑल्सो बी डन। सो नाउ ऑल आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, जब हमने 30 डेज का नोटिस दिया, उस नोटिस में हम उस पार्टी को बी को 15 दिन का नोटिस देंगे। तो दैट इज व्हाई माय फॉर्मूला इज 30-15-30। हमने विद इन 30 डेज 15 दिन का नोटिस दिया कि अगर आप 15 दिन में हमारी पेमेंट नहीं करेंगे, उस 15 दिन के पीरियड खत्म होते ही विद इन 30 डेज हमारे को कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है। हमने क्या करना है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है। क्रिमिनल कंप्लेंट में हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेक की कॉपी, बैंक मीमो, कोई इनवॉइस है वो सब लगा के हम कंप्लेंट फाइल कर देंगे। ठीक है। अब सेकंड रेमेडी जो बनती है हमारी चेक अगर डिसऑनर होता है, वो है समरी सूट, दैट कम्स अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। प्रॉब्लम क्या है एमएम्स के साथ, आजकल जो दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास इतना बल्क में चेक बाउंस के मैटर्स आ रहे हैं कि वो 6-6 महीने 1-1 साल की डेट लगा रहे हैं। तो पार्टी को आज उन्होंने पेमेंट उनको की जरूरत है और आज उनको पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि समरी सूट फाइल कीजिए। समरी सूट पे मान के चलिए कि 20 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का आपका चेक बाउंस हुआ है, तो 50 लाख पे ऑलमोस्ट 1.25% मान के चलिए कि 4 लाख पे 6,248 रुपए कोर्ट फीस है। तो और उसके बाद हर 5,000 पे 50 रुपए कोर्ट फीस है। सो कर अप्रोक्सीमेटली 50 लाख पे 50 to 55,000 या 60,000 आपकी कोर्ट फीस लगती है। उसके बाद आप लॉयर की फीस फिक्स कीजिए कि उसको पर अपेयरेंस लेना है या बल्क में लेना है या बाद में लेना है, जैसे आपके रिलेशंस हैं आपके क्लाइंट और लॉयर के। और आप समरी सूट फाइल कीजिए, उसमें चेक की कॉपी लगाइए, अपने टैक्स इनवॉइस लगाइए या भी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो लगाइए और बैंक मीमो लगाइए। ठीक है। तो इसमें विद इन 10 डेज ऑफ द सर्विस, जब आप समरी सूट फाइल, जब कोर्ट नोटिस इशू करता है ऑर्डर 5 में, तो कोर्ट ने जब नोटिस इशू करा तो विद इन 10 डेज द डिफेंडेंट हैज टू फाइल एन अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद आप अपना समन्स फॉर जजमेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे एंड देन ही हैज टू फाइल हिज लीव टू डिफेंड। सो इट टेक्स अ वेरी लेस टाइम कंपेयर्ड टू द चेक बाउंस कंप्लेंट। बट चेक बाउंस कंप्लेंट में जब हम मजिस्ट्रेट के आगे लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है, क्रिमिनल प्रेशर इतना होता है रिस्पोंडेंट के ऊपर कि नॉर्मली मैटर सेटल हो जाते हैं। बिकॉज क्रिमिनल केस का मतलब है कि अगर किसी पार्टी के क्रिमिनल केस लग गया तो उसका रिकॉर्ड खराब हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया कि इसके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल केसेस फाइल है। तो उसमें वीजा लगने में या कोई इंक्वायरी करने में, कोई आर्म्स एक्ट का लाइसेंस मिलने में, या मतलब कि एक कैरेक्टर किसी का डिफाइन करने में वो उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस लग गया तो वो मैटर करता है। सिविल सूट में कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है। तो अब इस तरह हम जब दोनों में से कोई भी केस या पैरेलल दोनों केस फाइल कर देते हैं, इन दोनों का अपना प्रोसीजर होता है। सेक्शन 143 में वो एप्लीकेशन लगाएगा, सेक्शन 143 सब क्लॉज 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एविडेंस। ठीक है। चेक ये जो जब हमारा एमएम के आगे ट्रायल चल रहा होगा तो वो एप्लीकेशन में कोर्ट कैन आस्क टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट, कि आप प्रिलिमिनरी कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीजर चलता है, ट्रायल चलता है, एविडेंसेस होती हैं, एंड देन कोर्ट इफ फाइंड्स गिल्टी तो उनको पनिश कर सकता है with the amount of the check and imprisonment also. Okay. That is with regard to the MM trial. Now with the summary suit में क्या होता है कि आपको summary suit में आपने कोर्ट फीस लगाई है तो आप इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं। आपने जैसे 50 लाख की रिकवरी है तो आपका अगर 2 साल से ड्यू है तो आप उसमें 6% सेविंग्स इंटरेस्ट 4% से लेके आप 24% 36% तक आप इंटरेस्ट उससे क्लेम कर सकते हैं जब से आपका ड्यू था। और वो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक वो इंटरेस्ट का मीटर ऑन रहेगा। वो आपको इंटरेस्ट प्रूव करना पड़ेगा कि आपको इतना लॉस हुआ है, दैट इज व्हाई यू आर रिसीविंग सो मच इंटरेस्ट। ओके। मतलब कोई किसी मैटर में कोर्ट 4% इंटरेस्ट देता है पर किसी मैटर में कोर्ट 40% इंटरेस्ट भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लॉस व्हिच द अदर पार्टी है, द प्लेंटिफ हैज सफर्ड। ठीक है। तो ये तो 2 हमारे हो गए। और थर्ड जो है
नॉर्मली चेक बाउंस में लोग एनसीएलटी नहीं जाते, बट एनसीएलटी में अगर कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन कुछ टैक्स इनवॉइसेस पे कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं एंड पार्टी इज नॉट अग्रीइंग टू पे दैट अमाउंट, देन इट ही बिकम्स ऑपरेशनल क्रेडिटर, दैट इज ओसी। तो हम एनसीएलटी भी कुछ लोग अपने ड्यूज रिकवर करने जाते हैं। सो आई थिंक आज के लिए ओके सर, बट एक बात और जानना चाहता हूँ मैं कि वी हैव टू सेक्शन 138 140 फॉर चेक बाउंस। वी हैव 138 टू 144 तक प्रोसीजर जाता है। ओके 138 139 140 142 यू नो इस तरह सेक्शन चलते हैं। हाँ जी। ओके, तो मतलब हमें कौन सा सेक्शन ज्यादा यूज करना चाहिए, 138 और हमारे 138 142 these are the main two sections which are to be seen in this trial। और बाकी जो हमारे जो प्रोसीजर है वो ये क्या कहते हैं समन्स ट्रायल की तरह चलता है। There are 3 types of trials as you must have read in CRPC। ओके ठीक है, समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल। तो ये समन्स ट्रायल होता है बिकॉज कोर्ट समन कर रहा है। या गॉट इट सर। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और थैंक यू सर, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें और डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन।